A very warm welcome to all my dear students. हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वीडियो के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में आप लोगों को दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जा सकता है उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उसी में यह भी देखे थे कि अगर एक चार्ज का पोजीशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चेंज किया जाए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकाला जा सकता है। उसमें हम लोग मल्टीपल चार्ज का भी कॉन्सेप्ट को सीखा था और जाना था कि टोटल वर्क डन कितना होगा अगर मोर देन 2 चार्ज को यूज़ करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन किया जाए। उसी में सीखा था कि अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है तो उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। उसी में सीखा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा। और चौथा सवाल यह सीखा था कि अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी असेंबल्ड है तो उसको डिसअसेंबल करने में फ्रॉम गिवन पॉइंट्स टू इन्फिनिटी तक ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। और ऑब्जर्व किए थे कि जितना वर्क डन इन्फिनिटी से लाने में करना पड़ेगा उसमें निगेटिव का निशान अगर लगा दें तो उतना ही वर्क डन उस सिस्टम से इन्फिनिटी तक पहुंचाने में करना पड़ेगा। उसी में मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कि 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम एंड माइनस 4 माइक्रोकूलम का चार्ज एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर है। स्क्वायर का साइड लेंथ 1 मीटर है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। मैंने आपको हिंट भी किया था कि आपको जब भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो इनिशियल आपका ज़ीरो होना चाहिए, और इनिशियल तभी ज़ीरो हो सकता है जब सारे को इन्फिनिटी से लेकर के आया जाए। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताइए क्या होगा। तो बोलेंगे सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है तो सबसे पहले सोचिए यहाँ पर कोई नहीं चार्ज है, सब इन्फिनिटी पर। तो जब ए चार्ज वाला आएगा 2 माइक्रोकूलम का चार्ज इन्फिनिटी से ए आएगा, तो यहाँ पर क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं जो इस पर फोर्स लगा सके तो इसको लाने में वर्क डन ज़ीरो होगा। एक बात और आप लोगों को पिछले वीडियो से याद होगा कि 1/4 पाई
इप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं। अब अगर बी वाला चार्ज इन्फिनिटी से आएगा तो उस पर ए वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, जिसके कारण वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकलेगा। और दो चार्ज के बीच का वर्क डन जब इन्फिनिटी से लाया जाए तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल चुके हैं। एक पेयर बनेगा क्यूए चार्ज का और क्यूबी चार्ज का, और दूरी ए से बी तक का, प्लस अब 6 माइक्रो कूलम को इन्फिनिटी से पॉइंट सी पर अगर लाएंगे तो इस पर दो चार्ज फोर्स लगाएगा, ए वाला भी और बी वाला भी, जिसके कारण 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया। एक जोड़ा बनेगा ए के साथ सी का, दूरी ए से सी के बीच में, और एक जोड़ा बनेगा बी के साथ सी का एंड दूरी बी से सी के बीच में। अब जब हम डी चार्ज को लाएंगे, डी पर वाले चार्ज को लाएंगे, तब ए वाला भी फोर्स लगाएगा, बी वाला भी फोर्स लगाएगा और सी वाला भी फोर्स लगाएगा। इस कारण 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट तो कॉमन, एक पेयर बनेगा एक का डी के साथ, दूरी ए से डी, बी का डी के साथ, दूरी बी से डी, एंड फाइनली सी का डी के साथ, दूरी सी से डी। टोटल वर्क डन इतना ही होगा। आप इसी सवाल को 1.5 पेज में भी बना सकते हैं पूरा थ्योरी लिख करके, और आपको बनाना चाहिए दोनों मेथड से। कैसे लिखते हैं? लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यूए फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। दूसरा लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग -3 माइक्रो कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी in the presence of 2 माइक्रो कूलम। ऐसा हम लोग कुछ किया है पिछला वीडियो में, आपको याद आ रहा होगा। इसके लिए लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज 6 माइक्रो कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सी in the presence of 2 माइक्रो कूलम and -3 माइक्रो कूलम। एंड लास्टली लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग -4 माइक्रो कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट डी in the presence of charges 2 माइक्रो कूलम -3 माइक्रो कूलम एंड 6 माइक्रो कूलम। और फिर बारी बारी सबका W1, W2, W3 एंड W4 निकालते हैं, और उसके बाद इस स्टेप पर आकर के सबको ऐड करते हैं। तो आइए
मैं इस सवाल को सॉल्व कर देता हूं। ये हम लोग का अगला होमवर्क था, उससे पहले इसको सॉल्व कर देता हूं। तो एक बार मैं यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ ताकि बार बार पीछे ना पलटना पड़े। QA का वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, QB का वैल्यू -3 माइक्रो कूलम, QC का वैल्यू 6 माइक्रो कूलम और QD का वैल्यू -4 माइक्रो कूलम। यही आपका चार्ज दिया था। आइए वैल्यू पुट किया जाए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर 9 × 10⁹ पहला पेयर आप देख रहे होंगे QA और QB के बीच का है। तो A और B के बीच का दूरी 1 मीटर है। तो A पर चार्ज 2 माइक्रो 10⁻⁻6 और B पर चार्ज माइनस में है तो माइनस ले करके चलेंगे। -3 × 10⁻⁻6 बाई A से B तक का दूरी आप फिगर में देख रहे होंगे 1 मीटर। तो ये QA QB बाई RAB, A से B तक का दूरी। सिमिलरली एक पेयर आपका A और C के बीच बना हुआ होगा। तो A और C के बीच का दूरी डायगोनल ऑफ द स्क्वायर देख रहे हैं, और स्क्वायर का डायगोनल √2 × साइड होता है। याद रखना, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से तो बनवे करेगा कि ये हाइपोटेनस हो जाएगा। √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। और नहीं तो ये सब तो आपको याद होना ही चाहिए कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 × साइड होता है। तो चार्ज B पर -3 × 10⁻⁻6 और चार्ज C पर 6 × 10⁻⁻6 और B से C के बीच का दूरी 1 मीटर, तो 1 लिख दिया मैंने। अब A और C के बीच का लिख सकते हैं। तो पहले तो आप कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि जब C को लाएंगे तो B के कारण भी वर्क होगा, A के कारण भी वर्क होगा। तो मैंने अभी B के कारण का लिख दिया वर्क। अब A के कारण वर्क लिखा जाए तो एक चार्ज A पर 2 × 10⁻⁻6, दूसरा चार्ज C पर 6 × 10⁻⁻6 बाई A से C के बीच का दूरी डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, तो √2 × 1 √2 हो गया। प्लस अब जब D वाला आया होगा तो एक पेयर A के साथ बनाया होगा। तो A पर चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 और D पर चार्ज है -4 × 10⁻⁻6। A से
डी के बीच का दूरी 1 मीटर प्लस एक पेयर बी और डी का बनेगा। तो बी पर चार्ज है -3 इंटू 10 का पावर -6 और डी पर चार्ज है -4 इंटू 10 का पावर -6 और बी से डी तक का दूरी अगेन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है तो √2 हो गया। एक पेयर बनेगा सी का और डी का, क्योंकि जब डी आया तो ए बी और सी तीनों मौजूद था। तो आइए सी पर कितना चार्ज है 6 इंटू 10 का पावर -6, डी पर -4 इंटू 10 का पावर -6, सी से डी के बीच का गैप 1 मीटर प्लस नहीं हो गया, तीनों का तीनों हो गया। आइए तो सारा का सारे के कारण हमको वर्डन निकल गया। आप देख सकते हैं कि 6 एक्सप्रेशन आया होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। कैलकुलेशन तो बाबू आपके हाथ का चीज़, आपको खुद करना चाहिए। पॉज करो और खुद से करो। चलो मैं बता रहा हूँ अब कैसे कर सकते हो आसानी से। 9 इंटू 10 का पावर 9। देखो सब में से कॉमन क्या निकल सकता है, तो सबके पास 10 का पावर -6 एंड 10 का पावर -6 दो बार है, तो बेस सेम होता है। तो 10 का पावर -6 और -6 -12 हो जाएगा। तो सबसे कॉमन निकाल लिया, 10 का पावर -12 तो कॉमन निकल गया। अब आते हैं बचा क्या, तो -3 इंटू 2 -6 बचा। नीचे 1 लिखो या मत लिखो। सिमिलरली -3 इंटू 6 -18, 6 इंटू 2 12, लेकिन नीचे में √2 मौजूद है। अगला आते हैं माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 दूनी 8, नीचे तो 1 है और -6 कॉमन निकला हुआ है। माइनस इंटू माइनस प्लस, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। 4 तिहाई 12 बाई √2 -4 -6 -24। 6 पार्ट आना चाहिए। यू कैन क्लियरली चेक 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हमारे पास है 9 इंटू 10 का पावर 9 और ये -12, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 9 -12 -3 ब्रैकेट ओपन। 18 और 6 24 माइनस में और -24 तो -48 मतलब 48 -8 -56 हो गया। 12/√2 12/√2 2 बार है। ऐसे मैं एक आसान तरीका बता दूं, 12
और 1/√2 का वैल्यू याद रखना चाहिए 0.707। आप या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या आप एक बार और लिख लो 12। और क्या बोला मैंने बहुत सिंपल सा बात बोला कि 1/√2 का वैल्यू सॉल्व करने पर 0.707 आएगा। आप √2 का वैल्यू जानते हो 1.414। 1 को उससे डिवाइड कर दो और देख लो क्या आ रहा है। तो ये हो गया 0.707। अब तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही आसान है और इसे कंप्लीट करके आप लोग सबमिट कीजिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इस 12 को इससे मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, इतना घटा देना और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना और पावर जो भी रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में जनरली 1 नंबर के बाद होता है। अदरवाइज यू हैव मेनी ऑप्शंस टू राइट द आंसर करेक्ट। तो आप देखें कि ये भी सवाल पिछला वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है और बहुत ही आसान है। तो आइए, अगर इस ट्रायंगल का पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, चार्ज है 3 माइक्रोकूलम -3 और 9 माइक्रोकूलम और दूरी सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जहां 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम का चार्ज है। आपसे इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो हम सब जानते हैं कि अगर वर्क डन निकाल लिया तो आपका इनिशियल तो इन्फिनिटी वाला है, 0 है। तो जो भी वर्क डन निकलेगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। मतलब यहाँ भी हम लोग एक लाइन और बढ़ सकते हैं कि जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकला है यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहलाएगा। तो आओ, यहाँ भी हमको वर्क डन निकालना है और आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या डिटेल में, वो आपकी मर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इन्फिनिटी पर इनिशियल, U initial is taken at infinity। हम लोग जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपका एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो इनिशियल से लाएंगे तो वहाँ पर इन्फिनिटी पर है, दैट इज U इनिशियल क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। आप U फाइनल बोलो या सिंपली U बोल दो। कैसे? सोचो तीनों चार्ज इन्फिनिटी पर है,
पहला को लाएंगे वर्क डन 0, लिखो या मत लिखो। बी वाले को लाएंगे तो ए वाला मौजूद है, फोर्स लगाएगा, वर्क डन करवाएगा, तो एक पेयर ए और बी का बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन निकाल लेने में भलाई है। एक पेयर बनेगा ए का बी का और दूरी ए से बी के बीच का। जब सी को लाएंगे ए भी मौजूद, बी भी मौजूद, तो एक पेयर बनेगा सी का ए के साथ क्यू ए क्यू सी और दूरी ए से सी तक का, और एक पेयर बनेगा बी के साथ सी का। और ये कैलकुलेशन पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म भी कॉमन होके निकल जाएगा, क्योंकि ए से बी, बी से सी या ए से सी तीनों का दूरी सेम है एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। तो आइए वैल्यू डाला जाए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाला जाए। तो 9 × 10⁻9 बाई 10 सेंटीमीटर कॉमन निकाल लेंगे बाहर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने आप लोगों को बाखूबी आता है। 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब एक चार्ज क्यूए और एक क्यूबी, और सब में माइक्रो 2 बार है, तो 10⁻⁻12 को भी कॉमन निकाल लो। वो आपकी मर्जी, समझ पा रहे हो तो निकालो, नहीं समझ पा रहे हो तो वैल्यू यहीं डाल दो और उसके बाद निकालो बाहर कॉमन। -12 कहाँ से आया? हम देख पा रहे हैं कि सारे चार्ज में माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और 2 बार माइक्रो होगा तो 2 माइक्रो को बाहर निकाल दिया। अब ए पर चार्ज है 3 माइक्रो, तो बाहर निकला हुआ है, और बी पर चार्ज है -3 माइक्रो, तो कॉमन हो करके बाहर निकला हुआ है, और दूरी भी बाहर निकला हुआ है। प्लस ए पर चार्ज है 3 और सी पर है 9, प्लस बी पर चार्ज है -3 और सी पर चार्ज है 9। सॉल्व कर दो। 9 × 10⁻⁹ -3, नीचे वाला हिस्सा -2 +1 -1, ऊपर जाएगा +1, ब्रैकेट ओपन, -3 × 3 -9 +27 -27। तो ये तो कैंसिल हो गया, +27 -27, तो आपको आया 9 × 9 81 × 10⁻⁻2 जूल, या -81/100 -2 नीचे जाएगा तो +2 मतलब 100, तो -0.81 जूल।
आई होप कैलकुलेशन आप खुद से भी कर रहे होंगे। आइए इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारा टाइप का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है, सो इग्नोर नहीं करना है। न्यूमेरिकल है तो इससे आसान क्या हो सकता है, कोई लैंग्वेज लिखना नहीं है, बस मैथ के तरह सीख जाओ और बना लो। हालांकि मैं मैथ के साथ फिजिक्स को भी एंट्री मरवा रहा हूँ। ए पर है 2 माइक्रो कूलम, बी पर है 4 माइक्रो कूलम और एक चार्ज इन दोनों के मिड पॉइंट पर है एज गिवन इन द क्वेश्चन। 3-3 मीटर दोनों से दूरी के मिड पॉइंट पर एक चार्ज है 10 माइक्रो कूलम का। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको एम से एन 4 मीटर तक ले जाया गया। तो आपसे 2 सवाल पूछ सकता है। इफ 10 माइक्रो कूलम is taken from M to N, find work done by external agent in this process, या change in potential energy of the system। भाई मेरे दोनों तो एक ही बात है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो भी वर्क डन हुआ होगा इस 10 माइक्रो कूलम को M से N तक ले जाने में, वही तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो आइए मैं सवाल लिख देता हूँ। सवाल है, इन द गिवन फिगर if 10 micro coulomb is taken from M to N, find, पहला में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दूसरा में चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए इसको बनाया जाए। तो देखो बाबू, है बहुत आसान, ऑलरेडी ये आप बना चुके हैं। आप सोचो, पहले ये सिस्टम ऐसे था, 4 माइक्रो कूलम, इस मिड पॉइंट पे 10 माइक्रो कूलम, यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम। आप में से कितने लोग अभी निकाल सकते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी? अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितने लोग निकाल सकते हैं? उम्मीद है सभी लोग। सोचेंगे ये तीनों इन्फिनिटी पर था, पहले ए को लाएंगे, फिर M को लाएंगे, फिर B को लाएंगे और वर्क डन निकल जाएगा, विच विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
क्योंकि इनिशियल आपका 0 है। तो चलो, सबसे पहले क्या बोला, भले मुझे इसको m से n ले जाना है, n बाद में सोचोगे, जब ये m पर है तो आप पहले निकाल लो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। तो आपका इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक को लाने में तो बर्डन 0, दूसरा को लाएंगे तो एक पेयर बनेगा एक का और m का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA चार्ज QM चार्ज बाई A से m तक का दूरी प्लस, अब 4 माइक्रो कूलम को लाओगे तो A वाला भी फोर्स लगाएगा, M वाला भी फोर्स लगाएगा, तो एक पेयर A और B के बीच, एक पेयर M और B के बीच। आई होप बहुत आसान लगना चाहिए अब आपको, अगर आप लिखते हुए प्रैक्टिस किया है पूरे दिल से। तो एक पेयर बनेगा A और B के बीच, दूरी A से B तक का, और एक पेयर बनेगा M और B के बीच और दूरी M से B तक का। अब सोचो, ये इनिशियल हुआ, अब ये 10 माइक्रो कूलम को यहाँ से गैप कर लो। जस्ट फॉरगेट दैट कि यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम है, ये यहाँ से n पॉइंट पर आ गया। अब सोचो A, B और N एक सिस्टम है, कितने लोग पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकाल सकते हो? तो बोलेंगे इसके लिए सर A से N तक का दूरी पता होना चाहिए। बिल्कुल पता हो जाएगा, ये 4 मीटर दिया है, ये 3 मीटर दिया है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 मीटर आ जाएगा। √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √25 का बार 5। सिमिलरली B और N के बीच का भी दूरी आप निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी 5 ही आपका आएगा। तो चलो, पहला चार्ज जब A वाला आएगा तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, 0 होगा। जब N वाला आएगा, ऑलरेडी A मौजूद है, तो एक पेयर A और N का बनेगा, और जब B वाला आएगा तो A और N दोनों मौजूद है, तो एक पेयर A और B का और एक पेयर N और B का। तो आइए हम लोग फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का एक्सप्रेशन लिखते हैं, और सिस्टम का फिगर आप क्लियरली देख चुके। डेफिनेटली आपको हर बार कोशिश करनी चाहिए कि पॉज कीजिए, खुद से लिखिए। तो फाइनल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पेयर बनेगा एक का और N का,
और दूरी ए से n के बीच, और जब बी वाला आएगा तो एक पेयर बनेगा ए और बी के बीच और दूरी ए से बी के बीच का, और जब आपका बी पर n वाला भी लगाएगा ए के अलावा, तो एक पेयर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n का b के साथ। उम्मीद है आप लोग अपने से भी यही लिखा होगा कि पहला वाला जब आएगा तो वर्गडन 0, दूसरा वाला आएगा तो ये लगाएगा, और तीसरा वाला आएगा तो ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तो पेयर बनेगा। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन कुछ अलग तरह का रहता है। वो सोचते हैं कि ज़रूरी है कि ए ही को पहले लाएं, फिर n को लाएं, फिर b को लाएं। ना रे बाबू, कोई ज़रूरी ना है। सिस्टम बनाना है, आप किसी को भी पहले लाओ, आपका इक्वेशन नहीं बदलेगा। और मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। सोचो, पहले अगर मैं b को लाऊं, फिर n को लाऊं और फिर a को लाऊं, मेरी मर्जी, किसी को भी पहले ला सकते हैं, सिस्टम ही तो बनाना है। तो जब तुम b को लाओगे पहले तो वर्क डन तो 0 होगा क्योंकि कोई है नहीं। जब n को लाओगे तो n और b के बीच पेयर बनेगा, तो एक पेयर बनेगा n के बीच और b के बीच। अब जब तुम a को लाओगे तो b वाला भी फोर्स लगाएगा और n वाला भी, तो a वाले का पेयर बनेगा b के साथ भी और a वाले का पेयर बनेगा n के साथ भी। तो आप थोड़ा अपने आंसर से मिला के देखो, हम जो यहाँ लिखा n और b के बीच का पेयर है, हाँ n और b के बीच का पेयर है, ठीक। a और b के बीच का पेयर है, हाँ a और b के बीच का पेयर है। बाकी तो आप जानते हो, दूरी लिखेंगे इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। a और n के बीच का पेयर है, हाँ a और n के बीच का पेयर है। तो ये कन्फ्यूज़न तो आपको उम्मीद है कि दूर हो गया होगा कि आपको सिस्टम बनाना है तो आप किसी को भी पहले ला सकते हैं। तो चलो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है, और सवाल क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। तो बोलेंगे कि पहला और दूसरा सवाल एक साथ बन जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और ये अगेन कैलकुलेशन करके आप जमा करोगे। आप एक बार इसको कैलकुलेट कर लो, एक बार इसको कैलकुलेट कर लो और दोनों को घटा दो, तो एक साथ आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी मिल जाएगा एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगा। ये तो है कि बन गया, लेकिन सुनो, बुक में कुछ स्टेप्स को नहीं दिखाता। मैं रीज़न देता हूँ क्यों। देखो, अगर यहाँ तक समझ गए हो, बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो एक और बात मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये समझ में आया तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन तेज़ी से होता है। तो सुन लो ध्यान से, हम m से n को मूव कराया
तो ए और बी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं। मतलब ये कंफर्म था कि शुरुआत का पोटेंशियल एनर्जी जब लिख रहे थे और बाद का पोटेंशियल एनर्जी जब लिख रहे थे तो ये वाला टर्म दोनों में रहेगा, और क्योंकि घटाना है तो ये कट जाएगा। तो बहुत लोग इस टर्म को दिखाते ही नहीं हैं आंसर में, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दोनों में कॉमन टर्म है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में भी वही चार्ज वही दूरी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में भी वही दोनों चार्ज है वही दोनों दूरी, और घटाना ही है तो सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से घटाएंगे तो कट जाएगा। तो अक्सर बुक में केवल 1 2 3 4 पार्ट में आपको दिया होता है, 6 पार्ट नहीं दिखता है, लेकिन बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सभी लोग बना करके इसे डिटेल में और साफ साफ जमा करोगे। चलो इसी तरह का एक और सवाल जो मैं अब आपको हिंट करूंगा और आप लोग बना के जमा करोगे। याद रखना कि अब तो कम से कम आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसानी से निकलना चाहिए, लेकिन एज यू ऑल नो इसके बाद भी दिक्कत है। तो आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बात कीजिए, हर चीज़ का समाधान है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो सवाल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर तीनों कोना पर चार्ज है और इसे शिफ्ट किया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल पर जिसका साइड लेंथ डबल है एज पर क्वेश्चन। साइड लेंथ डबल है, मतलब शुरू में अगर 10 सेंटीमीटर है ब्लू वाला ट्रायंगल तो रेड वाला ट्रायंगल 20 सेंटीमीटर है। और बोला गया अगर तीनों चार्ज को स्मॉलर ट्रायंगल से बिगर ट्रायंगल तक पहुंचा दिया जाए तो इसमें आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा। तो बोलेंगे इसमें क्या दिक्कत है, 2 बार बनाएंगे। एक बार इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ब्लू वाला ट्रायंगल सिर्फ देखेंगे और ये आपको ऑलरेडी निकालने आता है। उसके बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर तो ट्रायंगल ही है मेरे भाई, बस 10 सेंटीमीटर के बजाय 20 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे और ये चार्ज 1 2 और माइनस चार्ज बाहर के कोना पे आ जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए वाला ए डैश पे, बी वाला बी डैश पे, सी वाला सी डैश पे। तो ये तीनों चार्ज के बीच जो सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ उसका पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखने आता है ऑलरेडी। इसी वीडियो में ट्रायंगल वाला मैंने आपको बताया। तो ये भी ट्रायंगल वाले का निकाल लो, छोटा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल, बट साइड लेंथ का डिफरेंस है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछे या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछे, आप घटा दो, जो भी होगा आंसर जूल में आएगा।
तो आपसे छोटा ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल कर सकता है, छोटा स्क्वायर से बड़ा स्क्वायर कर सकता है। और क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो 1 माइक्रोकूलम वाला ए से ए डैश सीधा चल जाए या ऐसे घूम के जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल इनिशियल से मतलब और फाइनल से मतलब। आइए अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल्स बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डील करते हैं जो अक्सर सीबीएसई या कंपटीशन में आता है। पहला सवाल, 3 चार्जेस -q + q -q are placed at equal distances on a straight line. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, find ratio कैपिटल Q by स्मॉल q। तो देखो सवाल ये कह रहा कि 3 चार्ज है, स्मॉल q माइनस में कैपिटल Q प्लस में स्मॉल q माइनस में, इक्वल दूरी पे रखा हुआ है स्ट्रेट लाइन में। पहले इतना फिगर बना लो। तो एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर -q +q और -q रखा है इक्वल दूरी पर। तो दूरी को तुम L मान लो, R मान लो, जो मानो। चलो यह सवाल का है पहला लाइन। आगे क्या लिखा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का 0 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो चाहिए। तो 0 तो बाद में सोचेंगे, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या आपको इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखने आता है या नहीं। पूछो खुद से ये सवाल, तो वो बोलेगा बिल्कुल आता है। सोचेंगे ये तीनों चार्ज यहाँ मौजूद नहीं है, तो पहला को लेके आएंगे वर्क डन 0, इस दूसरा को लेकर के आएंगे और जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो दूसरा को लेकर के आएंगे B को, तो A वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इन दोनों का पेयर बनेगा और पोटेंशियल एनर्जी लिखाएगा 1/4 पाइप साइलेंट नॉट -q कैपिटल Q बाई दोनों के बीच का दूरी L। अब इस C वाले चार्ज को लाएंगे तो A वाले के भी कारण वर्क होगा और B वाले के कारण भी वर्क होगा। तो एक पेयर बनेगा A और C के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q और A और C के बीच का दूरी 12 हो जाएगा और एक पेयर बनेगा B और C के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q -q और दोनों के बीच का दूरी L। तो ये तो इस गिवन सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, जो आप लोग को खुद से आता है लिखने। अब एज पर क्वेश्चन
क्वेश्चन के अनुसार इस तीन चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो 0 इक्वल टू इतना लिखा जाएगा। क्या कॉमन निकल जाएगा, निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर से भी ये स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू और माइनस समेत आपका बाहर आ गया, और एल आप देख सकते हैं ये माइनस क्यू और एल इन तीनों में कॉमन था, तो कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पर, तो माइनस क्यू बाई एल तो कॉमन, तो यहाँ बचा कैपिटल क्यू प्लस, यहाँ प्लस इंटू माइनस, या चलो माइनस क्यू इस लाइन में लिख दिया मैंने, क्योंकि माइनस क्यू बाई एल कॉमन निकाला, तो माइनस क्यू बाई 2 बचा। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल चुके, माइनस क्यू कॉमन निकाला, एल कॉमन निकाला, तो माइनस क्यू बाई 2 बचा, प्लस यहाँ सिर्फ क्यू बचेगा। मतलब ये टर्म तीनों तो इधर आ करके 0 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे 0, तो 0 इक्वल टू क्यू प्लस क्यू, 2q माइनस क्यू बाई 2, इसको इधर लेके आएंगे, q बाई 2 इक्वल टू 2q। चाहिए क्या, आ जाओ। चाहिए कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो, तो कैपिटल Q को छोड़ दो इधर, स्मॉल q को इसके नीचे ले आओ, 2 को इधर ले आओ, 2 2 ज़ा 4, सो कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो 1:4 आ जाएगा। तो देखा आपने, देखने में भले ये सवाल थोड़ा अलग लगा हो कि रेशियो निकालना है, लेकिन बस एक लाइन आपको नया करना था, वो भी क्वेश्चन में बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल सिस्टम का 0 कर दो, 0 कर दिया। आपसे ये भी पूछ सकता था कि अगर कैपिटल Q का वैल्यू 6 कूलम है तो स्मॉल q कितना हो कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। तो कुछ नया करते, क्या ऐसा ही बनाते और यहाँ पे आकर के कैपिटल Q के जगह पे हम लोग 6 लिख देते। ये स्मॉल q आधा ये इधर आता, 6 चौके 24, 24 कूलम का चार्ज हो जाता है स्मॉल q का, अगर कैपिटल Q 6 कूलम होता तो इस तरह का सवाल आपको दे सकता है और देता है CBSE में और कंपटीशन में। आइए एक और सवाल बोर्ड एग्जाम का लिया जाए। 3 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q, कैपिटल 2Q and -3Q are placed at the vertices of equilateral triangle ABC of side length L। चलो ट्राइंगल का जो लंबाई है एज पर क्वेश्चन L दिया है। आगे बोला है कि अगर इन तीनों चार्ज को A1, B1 और C1 पर पहुंचा दें और A1 मिड पॉइंट है AB लाइन का, B1 मिड पॉइंट है BC लाइन का और C1 मिड पॉइंट है AC लाइन का। मतलब ये मिड पॉइंट है और ये पूरा L, तो ये हो गया आपको L/2,
ये हो गया आपको L/2 एज पर क्वेश्चन। देख सकते हैं टू द मिड पॉइंट A1 B1 C1। ये भी दूरी हो गया L/2। ये भी हाफ हो गया L/2 एंड सो ऑन। ये भी L/2, ये भी L/2। तो इस तरह से एक ट्रायंगल अंदर भी बन जाएगा L/2, L/2 और L/2 के साइड वाला। और ऐसा सवाल आपको हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में शुरुआत में इस वीडियो के बताए हैं कैसे बनता है। आप पहले बाहर वाले ट्रायंगल का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर अंदर वाले ट्रायंगल का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन निकल जाएगा शिफ्ट करने का न्यू लोकेशन पे। ए को A1 पे ले जाएंगे, बी को B1 पे और सी को C1 पे। तो चलो पहले हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। उसके लिए बड़ा ट्रायंगल के अलावा और कुछ मत देखना। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। ए वाले को लाएंगे तो वर्क डन 0, बी वाले को लाएंगे तो बी और ए का पेयर बनेगा। बी पर चार्ज 2Q, ए पर चार्ज Q, ए से बी तक का लेंथ L। जब C को लाएंगे तो A के साथ भी C का पेयर बनेगा और B के साथ भी, क्योंकि C वाला जब चार्ज इन्फिनिटी से आएगा तो इस पर ये दोनों चार्ज फोर्स लगाएगा। तो A का C के साथ A पर Q चार्ज, C पर -3Q, A से C तक का लेंथ L। सिमिलरली B और C का लिख लो। B पर 2Q, C पर -3Q, B और C का लेंथ L। तो आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। L भी कॉमन निकल जाएगा, Q इंटू Q, Q इंटू Q, Q इंटू Q। Q स्क्वायर भी आपको कॉमन निकल गया। ब्रैकेट में क्या बचा, सोचो बहुत इत्मीनान से, क्या बचा। तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा -3 और यहाँ बचा -6। तो ये हो गया Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। 6 3 9 -9 में से 2 जाएगा -7। तो ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आया। थोड़ा बेहतर ढंग से लिखना है तो -7Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। आई एम वेरी श्योर कि आप सब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आसानी से लिख लोगे। अरे बाबू रे, सब कुछ तो सेम ही होगा। यही A वाला चार्ज A1 पे आ गया, B वाला चार्ज B1 पे और C वाला चार्ज C1 पे। तो तीनों कोना पे सेम चार्ज। फर्क है कि जो दूरी L ले रहे थे अब वो L/2 हो गया। तो सेम होगा, बस कॉमन जो यहाँ पर मैं L निकाला था L/2 कॉमन निकाल लेंगे। आप एक बार डिटेल में बना लेना। मैं सीधा लिख रहा हूँ
कि मेरे को आएगा -7 Q² बाई 4πε0 और L के जगह पे बाहर L/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो -14Q² बाई 4πε0 L। तो एक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और ये आया फाइनल। और वर्क डन हमको निकालना था शिफ्ट करने में, तो आप सब जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा फाइनल वाला -14Q² बाई 4πε0 L और इनिशियल वाला -7Q² बाई 4πε0 L। देयरफॉर आप देख सकते हैं -14Q² बाई 4πε0 L और ये माइनस माइनस प्लस 7Q बाई 4πε0 L कॉमन निकाल लो। ऐसे तो ये है ही है कि -7Q² बाई 4πε0 L आ जाएगा, लेकिन मान लो जिन लोगों को टाइम लगता है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आंसर के अंतिम लाइन तक पहुँचना है। ये कॉमन, ये -14 प्लस 7, तो आपका फाइनल आंसर आया -7Q² बाई 4πε0 L। मतलब बहुत सीधा और साफ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कर गया होगा, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस में आया है। आइए एक और सवाल उठाते हैं बोर्ड एग्जाम का। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस of 0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb are placed at 10 centimeter apart. Calculate the work done in reducing the distance to 5 centimeter. तो पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिगर बनाओ। 2 चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम का और 0.01 माइक्रोकूलम का, दोनों के बीच का दूरी है 10 सेंटीमीटर। आप सभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका निकाल सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R इनिशियल। Q1 Q2 और इनिशियल दूरी पता। अब क्वेश्चन में आगे बोला था कि इन दोनों के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर कर दिया गया। तो क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये कंफर्म है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा, क्योंकि साथ में तो आना चाहेगा नहीं, तो अगेंस्ट में काम किया गया होगा। खैर जो भी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R फाइनल। तो वर्क डन निकालना था इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। वेरी इजी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइनल
पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सारा वैल्यू आप डाल सकते हैं, इसमें से तो बहुत कुछ कॉमन ही निकल जाएगा। आप कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्ट वे में करना। Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों से निकल जाएगा। 1 बाई आर फाइनल माइनस 1 बाई आर इनिशियल। सेंटीमीटर को मीटर में ज़रूर करना। वाट एवर कम्स सॉल्व करके सेंड कीजिएगा, इतना जूल आंसर होगा। आओ अगला सवाल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर विथ इनिशियल वेलोसिटी 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड each. Find what will be the closest distance of approach between them. पाउस करो, सोचो क्या किया गया। एक भी लाइन, एक भी पॉइंट खुद से बात करके सोचा करो। तो सवाल में लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर लिख दिया तो 2 चीज़ तो आपको इसका पता हो जाना चाहिए। एक, इसका मास आप सभी को याद होना चाहिए, और दूसरा इसका चार्ज सभी को याद रहना चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक Q1 इलेक्ट्रॉन और एक Q2। दोनों को एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया और दोनों को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। सेम स्पीड से 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। सेम स्पीड से दोनों को प्रोजेक्ट किया गया एक दूसरे की तरफ। याद रखना, शुरू में दूरी नहीं दिया है, मतलब दोनों के बीच का गैप इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की तरफ आना नहीं चाहेगा। अगर प्रोजेक्ट दिया गया मतलब शुरुआत में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये इन्फिनिटी एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये लोग नज़दीक आएगा तो निगेटिव में रिपल्सन होगा। रिपल्शन के कारण कंफर्म है कि वेलोसिटी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, और कहीं ना कहीं पर आकर के दोनों इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो जाएगा। मीन्स दोनों का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और जितना गैप बच जाएगा वही हमें पता करना है। क्योंकि ये लोग एक दूसरे की तरफ तब तक आता रहेगा जब तक वेलोसिटी है। रिपल्सन तो हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज करेगा, करते करते कहीं ना कहीं पे वेलोसिटी 0 होगा, और यही जो गैप होगा दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आई होप आप लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। तो देखो, ये सब जो क्वेश्चन बनेगा वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से बनेगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि जितना टोटल एनर्जी इनिशियल में रहेगा, शुरुआत में रहेगा, उतना ही फाइनल में रहेगा। इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी।
तो इनिशियल में एक बार पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे इनिशियल का, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे इनिशियल का, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे फाइनल का, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे फाइनल का, और कोई एनर्जी इसमें इन्वॉल्व हो नहीं रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप सबको फॉर्मूला पता, 1/4πε0 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -e, एक और इलेक्ट्रॉन पर -e, और शुरुआत में दोनों के बीच का दूरी इन्फिनिटी, प्लस शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, टोटल एनर्जी लिख रहे हैं। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल क्या होगा? तो बाबू रे, जब ये लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ेगा तो जैसा कि मैंने बोला वेलोसिटी घटेगा, और घटते घटते एक जगह पर दोनों का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मान लो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी r दूरी रहते हुए 0 हो गया, तो इसी r का वैल्यू हमें पता करना है। जनरली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को r0 से इंडिकेट करते हैं, जनरल साइन है, r से भी करो कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? बोलेंगे 1/4πε0 -e और दोनों चार्ज के बीच का दूरी r0, और काइनेटिक एनर्जी तो भाई दोनों का ही 0 हो गया, तो 0 + 0 के जगह पे 0 लिख दिया मैंने। तो ये हुआ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से इक्वेशन लिखना। दो एनर्जी को देखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर होगा फाइनल के। तो अब आप देखो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी, ये हिस्सा हो गया 0, हाफ mv² हाफ mv² जोड़ेंगे तो mv² = 1/4πε0 माइनस माइनस प्लस e² है नहीं बाई r0। इस पूरे इक्वेशन में आपको r0 को छोड़ाकर क्वेश्चन मार्क सब कुछ पता है। आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता, इलेक्ट्रॉन का स्पीड पता, 1/4πε0 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता। तो उम्मीद है कि आप लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सॉल्व करके मुझे आंसर सेंड कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और इसी तरह का सवाल पे प्रैक्टिस किया जाए। सवाल है, 2 पार्टिकल्स हैव इक्वल masses of 5 gram each and opposite charges of 4 × 10⁻⁻5 coulomb and -4 × 10⁻⁻5 coulomb. They are released from rest with a separation of 1 meter between them. Find the speed of particles when the separation becomes half, मतलब 50 सेंटीमीटर। तो देखिए बाबू लोग, पॉज कीजिएगा लेकिन खुद से ट्राई कीजिएगा।
उम्मीद है ट्राई किए होंगे। तो दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है, डेफिनेटली एक डाइपोल का फॉर्मेशन है। खैर जो भी, दोनों के बीच का शुरुआत का दूरी भी दे दिया, आर इनिशियल 1 मीटर। एक चार्ज माइनस क्यू कह सकते हैं और एक प्लस क्यू। आर इनिशियल 1 मीटर, रेस्ट से रख के छोड़ा, दोनों को यहाँ पे रख के छोड़ दिया। बाबू रे, इसको भी रख के छोड़ा इनिशियल 0, इसको भी रख के छोड़ा इनिशियल 0, लेकिन क्या 0 रह पाएगा? बोलेंगे नहीं सर, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेगा। और क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, ये भी 5 ग्राम और इसका भी मास 5 ग्राम। पता है सेम मास होने से क्या हुआ? क्या आपको पता है कि ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा? आपको सब पता है, सोचा करो, ये पढ़ चुके हो कि म्यूचुअल फोर्स होता है। जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड इसका होगा, सेम मैग्नीट्यूड इसका होगा, बस डायरेक्शन का अपोजिट है। और किसी मास पर फोर्स लगे तो उसके वेलोसिटी में चेंज आता है, मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों का फोर्स और मास सेम है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब है दोनों का वेलोसिटी एक जैसा बदलेगा। तो सवाल है कि जब दोनों के बीच का गैप 50 सेंटीमीटर बच जाएगा, तब बताना है कि स्पीड का वैल्यू क्या होना चाहिए। आप ही बताओ, स्पीड मैंने सेम क्यों लिया? बहुत लोग डायरेक्ट बोल देते हैं सेम स्पीड लो, हर जगह सेम वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, जनरली आपको सेम का देता है कि कैलकुलेशन आसान हो। यहाँ इसलिए सेम है क्योंकि मास सेम है। अगर मास अलग अलग हो जाता तो एक्सीलरेशन अलग अलग होता, तब चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग होता, तब कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से काम करते हैं। खैर अभी उसका काम नहीं है, अभी जनरली जो 99% चांस में ये क्वेश्चन देता है उसी को डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में उस तरह का सवाल को हम लोग देख लेंगे। तो एक्सीलरेशन दोनों का सेम, क्योंकि फोर्स और मास सेम, तो वेलोसिटी में चेंज सेम। तो शुरू में तो दोनों का 0 वेलोसिटी था, लेकिन अट्रैक्शन के कारण जब एक दूसरे की तरफ बढ़ा तो एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी में चेंज आया और दोनों का वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर होने के बाद v हो गया। कुछ लोग सोचते हैं इसके बाद भी तो आकर टकरा ना जाएगा, और इसके बाद क्या होगा ये थोड़ी पूछा है कि जब दूरी 50 सेंटीमीटर होगा तो स्पीड का वैल्यू बताओ। सेम कॉन्सेप्ट, पहले फिगर अच्छा समझ लो, कॉन्सेप्ट अच्छा समझ लो, कैलकुलेशन तो आसान होता है। बोलेंगे यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी देखो, शुरू का काइनेटिक एनर्जी देखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो।
और इक्वेशन आप अपने से सोच लो क्या लिखाएगा। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी इस बार होगा, हाँ सर, इन्फिनिटी थोड़ी है कि जीरो ले लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे 1/4πε0 Q1 चार्ज Q2 चार्ज बाई आर इनिशियल। जो Q1 Q2 दिया है वैल्यू डाल लेना, माइनस होगा माइनस लेके चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में तो ज़ीरो है क्योंकि दोनों का ही इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एज पर क्वेश्चन। उसके बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखाएगा, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना, फाइनल पोजीशन। और काइनेटिक एनर्जी बाबू दोनों का मास और स्पीड सेम है तो दोनों के पास हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होगा। इस पूरे इक्वेशन में आप v को छोड़ के सब कुछ पता है, देख लो सवाल आसानी से। इसको इधर लिया पहले तो इस तरफ लाएंगे तो Q1 Q2 बाई 4πε0 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। और इधर को जोड़ेंगे mv²। आप यहाँ से v का वैल्यू निकाल करके आंसर सेंड कीजिएगा। सब कुछ आपको वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। ये तो है कि बना लिया, लेकिन सुनो थोड़ा, कुछ कुछ सुना करो। फिजिक्स पढ़ रहे हो, सिर्फ मैथ नहीं पढ़ रहे हो। देखो पहला सवाल में क्या हुआ, पहला सवाल में के पोटेंशियल एनर्जी था और कोई स्पीड का जिक्र नहीं किया, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज हुआ। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कंफर्म आएगा क्योंकि बड़ा फाइनल होगा, क्योंकि ये लोग नज़दीक आना नहीं चाहता और आ गया, पढ़ा चुके हैं। दूसरा में ये कंक्लूजन करेंगे कि शुरू में इन लोगों के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था इनिशियल में, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी दूरी होने के कारण ज़ीरो, और बाद में पोटेंशियल एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब इसमें कंक्लूजन निकाला कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये सब बात सीखा करो, ज़रूरी है कि पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर गया पोटेंशियल एनर्जी में। उसके बाद हम लोगों ने इसमें सीखा कि शुरू में पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन बाद में पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो पता है क्या बोल सकते हो यहाँ, ये बोलोगे कि शुरू में जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ घट गया होगा और उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट कर गया होगा काइनेटिक एनर्जी में। चेक करके देख लो वैल्यू डाल के। अगर ये 100 जूल है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कन्फर्म है कुछ ना कुछ जूल तो है। अगर ये 30 जूल हुआ तो इसका मतलब कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 70, तब ना 100 = 100 हो सकता है। तो कंक्लूजन निकला तीसरा सवाल में कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में जो था ज़रूर वो घटा होगा, और वो उतना घटा है
जितना हिस्सा वो काइनेटिक एनर्जी को इम्पार्टेड कर दिया है, दे दिया है। बाकी तो सवाल बन ही गया। ये कॉन्क्लूज़न होना ज़रूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए ब्रेन का, और यही आपको बाकी लोगों से अलग भी बनाएगा और आपके आने वाले पढ़ाई को भी आसान करेगा। एक डेवलप्ड ब्रेन को पढ़ाना बहुत आसान होता है। आप सोच के देखो ना, आपको मैं बोलूँ आज चलो ABCD पढ़ाएंगे, कितना खुशी मिलेगा। कुछ लोग को तो मजाक भी लगेगा, क्योंकि आज आपका ब्रेन डेवलप्ड है ABCD के लिए। तो इसको भी ABCD टाइप बना लो आसान। आसान के लिए 2 काम, ईमानदारी बरतो खुद के प्रति और खूब लिख लिख के प्रैक्टिस करो, खूब लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और दूसरा, रिवीजन ज़रूर करते रहना पिछला जो भी पढ़ा चुके हैं, क्योंकि मान लो इसको प्रैक्टिस करो और पिछला छोड़ दिए तो फिर भूलने में वक्त नहीं लगेगा। सो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अब न्यूमेरिकल ना करके कॉन्सेप्ट लाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ऐसे भी उसका थ्योरी पहला वीडियो में पढ़ाया था, उसका डिराइवेशन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अब तक के सारे वीडियो को देख करके रखिएगा। बाकी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स तो एक्स्ट्रा वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बन ही रहा है।